अच्छा, अब हम देखने लगे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का मतलब ये होता है कि किडनी जो होती है ना, इट्स बेसिकली कैन नॉट गेट रिड ऑफ एसिड। आपकी बॉडी के अंदर सारा का सारा एसिड रिटेन हो जाता है। अब इसकी 2-3 टाइप्स होती हैं, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1, टाइप 2 एंड देन दिस टाइप 4। व्हाट इज़ टाइप 1 गोइंग टू बी लाइक? अब टाइप 1 के अंदर सिंपली क्या होता है कि जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, उसके अंदर होते हैं इंटरकलेटेड सेल अल्फ़ा। जो अल्फ़ा सेल्स होते हैं, ए सेल्स होते हैं, वो हमारे पास एच पॉजिटिव आयन को बाहर एक्सक्रीट करते हैं और बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सिंपली आप समझ लो कि इनएबिलिटी है ऑफ अल्फ़ा इंटरकलेटेड सेल्स टू सिक्रीट एच पॉजिटिव आयन, सो नो न्यू बाइकार्बोनेट इज़ जनरेटेड। किडनी के 2 ही काम हैं। एक उसका ये है कि जितनी भी बाइकार्ब आई थी उसको रीअब्जॉर्ब करे ना, विच इज़ मेनली प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल। अगर ये ख़राब होगी, जिसे हमने फैनकोनी सिंड्रोम में देखा था, तो इसका मतलब है कि बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही है। और दूसरा काम इसका ये है कि इसने नए बाइकार्ब को जनरेट करना है। नया बाइकार्ब कैसे जनरेट होता है कि आपके पास अमोनिया प्रोड्यूस हो रही थी, वो अमोनिया एज अ बफर एक्ट कर रही होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है कि जो आपके पास इंटरकलेटेड सेल्स अल्फा होते हैं, वो क्या करते हैं, एच पॉजिटिव आयन को सिक्रीट आउट करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि हमारे पास जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही होती है वो बाइंड कर जाती है विद एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब वो एच पॉजिटिव आयन से बाइंड करके अमोनियम आयन प्रोड्यूस कर देती है। जब ये अमोनियम आयन प्रोड्यूस होती है, ये हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जब ये एक्सक्रीट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एक न्यू बाइकार्बोनेट जनरेट हो जाता है। अब हमने बात करनी है टाइप 1, टाइप 2, टाइप की। टाइप 1 में याद रखो कि अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स काम नहीं करे, एच पॉजिटिव आयन बॉडी से बाहर नहीं जा रहा। ठीक हो गया। अब जब एच पॉजिटिव आयन बॉडी से बाहर नहीं जा रहा और सिर्फ बाइकार्ब, इसका मतलब है बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब नहीं हो, क्योंकि बाइकार्ब में तो तब रीअब्जॉर्ब होना है ना जब एच पॉजिटिव आयन ने बाहर जाना है। तो इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर बाइकार्ब पड़ी हुई है, तो पीएच जो होगा 5.5 से ज़्यादा होगा। अब याद रखना कि टाइप 1 के अंदर देयर 4 ए रीजन। पहली एक आपके पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स यूज़ होने की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़, उसमें एसएलई आ सकती है, शोगरन सिंड्रोम आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि एनाटॉमिकल, कोई भी कंजेनिटली एनाटॉमिकल रीज़न आ सकती है। चौथा पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेफ्रोपैथी हो जाती है। एसोसिएशन क्या होती है कि बिकॉज आपका पीएच जो होता है वो 5.5 से ज़्यादा है यूरिन का, तो इसका मतलब है कि अल्कलाइन पीएच है। जब अल्कलाइन पीएच आ जाती है तो अल्कलाइन पीएच की वजह से क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये हमें बस कह देता है कि अल्कलाइन पीएच। अब अल्कलाइन पीएच में क्या होगा कि कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल जो होंगे हमें बस बनना छोड़ देंगे। अब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 में क्या होता है? अब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 में क्या होगा कि इसमें मेनली आपको पता होना चाहिए कि बाइकार्ब जो है ना वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही। वाई? बिकॉज मेनली प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल, जैसे फैनकोनी सिंड्रोम में हुआ था। प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आपके पास ये कहता है डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, कि उस डिस्टल में कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। तो टाइप 1 दूर का सोचता है, टाइप 2 करीब का सोचता है। इस तरह से याद रख लेते हैं। अब टाइप 1 में क्या था कि हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में मसला था। इसमें तो उन्होंने कहा प्रॉक्सिमल ये इफेक्ट है कि डिफेक्ट इन प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एसिडोसिस हो जाएगा। यूरिन कैन बी एसिडिफाइड बाय अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स। उसने ये कहा है कि अगर आपकी बॉडी है उसमें बाइकार्ब नहीं जा रही तो अंदर बॉडी में प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल की वजह से तो एसिडोसिस हो गई है। जब आपके बॉडी में एसिडोसिस होती है तो अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स क्या कहते हैं, वो एच पॉजिटिव आयन को बाहर निकालते हैं। दो अब अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स एक्टिव हैं और वो एच पॉजिटिव आयन को बाहर निकाली जा रहे हैं, बट इट्स नॉट गोना हैव एनी इफेक्ट। वाई? बिकॉज बाइकार्ब जिस लेवल से रीअब्जॉर्प्शन उसकी रुक रही है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा है कि अंदर इतनी ज़्यादा एसिडोसिस हो रही है कि अगर जितना भी मैं एच पॉजिटिव आयन निकालूँ इतना कम पड़ जाएगा। पहले तो आपकी पीएच जो होती है 5.5 से कम होती है, कि मतलब थोड़ा बहुत एसिडोसिस वगैरह से वो मतलब अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स रिकवरिंग फॉर इट। लेकिन फिर उसके बाद अर्ली फेज में पीएच थोड़ी 5.5 से कम थी और लेट में 5.5 से ज़्यादा हो गई है। उसके अब हमारे पास यहाँ पे कहते हैं फैनकोनी सिंड्रोम, प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल काम ही नहीं कर रहा, रीअब्जॉर्ब कर रहा। मल्टीपल माइलोमा, यूजुअली वो किडनी में आके इफेक्ट करते हैं उसकी लाइट चेंज, तो आपके पास नेफ्रोपैथी हो जाती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का क्या था, CO2 प्लस वाटर को कन्वर्ट करा था कार्बोनिक एसिड में, जो बाइकार्ब और एच पॉजिटिव आयन बन रही थी। ठीक है, तो अगर आपके पास एंजाइम ही नहीं होगा तो आपके पास बाइकार्ब भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो फैनकोनी सिंड्रोम, मल्टीपल माइलोमा एंड आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के इनहिबिटर्स आ जाएंगे। डिस्टल नेफ्रॉन इज़ इंटैक्ट, मतलब डिस्टल नेफ्रॉन इज़ इंटैक्ट का मतलब है कि प्रॉक्सिमल ख़राब हुआ ना, दूसरा बाकी तो सब सही था।
तो वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की हो रही है एंड पोटेशियम इज सिक्रेटेड लीडिंग टू हाइपोकलीमिया एंड इवेंचुअली यूरिन बिकम्स एसिडिक टू। उसने कहा है, जिससे मैंने अभी यहाँ पे भी बात की थी कि अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो वो फिर भी एसिड को सिक्रीट कर रहे हैं। अब एट द सेम टाइम अगर प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल में 60 to 70% 75% जो होता है ना वो रीअब्जॉर्ब होता है सोडियम, बाकी का कहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है? आपके पास थिक असेंडिंग लूप फैलने में, डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में भी हो रहा है। तो अगर यहाँ से नहीं हो रहा होगा ना, बाकी का सारा वहाँ से रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास रिस्क ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स होगा। वाई? बिकॉज प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल में एज यू टॉक्ड अबाउट ना सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रही है, ना ग्लूकोज हो रहा है, ना अमीनो एसिड हो रहा है, ना बाइकार्ब हो रहा है, ना फॉस्फेट हो रहा है। फॉस्फेट इज इंपॉर्टेंट फॉर एटीपी प्रोडक्शन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, तो वो नहीं हो रही होगी। चौथी हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। उसमें क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे पास, एंजाइम है, हार्मोन है, वो क्या करता है, या तो वो कम प्रोड्यूस हो रहा है या उसकी रेजिस्टेंस हो गई है कि बॉडी एक्ट ही नहीं कर रही है। अब एल्डोस्टेरोन ने क्या करना था, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करनी थी, पोटेशियम और एच पॉजिटिव आयन को बाहर निकालना था कि तुम बाहर निकलो एच पॉजिटिव आयन, लेकिन एच पॉजिटिव आयन बाहर नहीं निकल रहा है। राइट, यहाँ पर देखो, लो एल्डोस्टेरोन का मतलब है कि आपके पास बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। अब पोटेशियम क्या करता है, वो सप्रेस कर देता है अमोनियम आयन की प्रोडक्शन इन प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक हो गया, जब प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल से अमोनिया प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो एच पॉजिटिव आयन किसके साथ बाइंड होकर बाहर एक्सक्रीट होना है। जब आपके पास अमोनियम आयन नहीं बनेगा तो लेस एसिड एक्सक्रीट होगी। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ थी कि इंटरकलेटेड सेल अल्फा एक तो काम नहीं कर रहे थे, दूसरा आपके पास अमोनिया भी प्रोड्यूस है, तो क्योंकि किडनी के दो ही काम है ना। यहाँ पे अल्फा इंटीग्रेटेड सेल का मसला था, यहाँ पे क्या रहा है कि अमोनियम आयन नहीं प्रोड्यूस होगी सही से। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल रीजन आ गए कि चलो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया, एस इनहिबिटर हो गया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो गए, तो मेनली ये आपके पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आ गया।